Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be discussing the current affairs of 14th July. तो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं. GS1 में we have nothing for today. GS2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज से असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल, ये क्या है, इसके क्या प्रोविजन हैं और क्या इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, इसको देखेंगे. देन हाउसिंग फॉर ऑल, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसमें अभी देखा जा रहा है कि फंडिंग की कमी हो रही है. तो ये स्कीम क्या है और इससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, इसको देखेंगे. पॉलिटी में डिसेबल अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस, ये एक एडिटोरियल है द हिंदू का जिसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया है उन अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस को आज भी यूज किया जा रहा है और लोगों को उसके अंतर्गत चार्ज किया जा रहा है. तो ये पूरा इशू क्या है, इसको देखेंगे. देन क्राइसिस इन फेडरलिज्म, ये भी एक एडिटोरियल है. इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से इंडिया में एक इम्बैलेंस सा देखने को मिल रहा है. तो ये इम्बैलेंस किस किसके बीच में है, इसको देखेंगे. इंटरनेशनल रिलेशन में इंडो चाइना ट्रेड, तो ये ट्रेड अभी देखा गया है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़ा है. तो ये इशू क्या है पूरा, इसको समझेंगे. एंड देन GS3 में वी हैव साइंस एंड टेक से मिशन वाइपर, तो ये मिशन वाइपर क्या है, इसको देखेंगे. एंड देन GS4 में सिविल सर्विसेज वैल्यूज या फिर वैल्यूज ऑफ पब्लिक लाइफ, इस टॉपिक को देखेंगे. तो शुरू करते हैं विद टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी. इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन. तो हमें कई बार लगता है कि मैं वो कर सकता था या ये कर सकती थी, बट हमें ये सब छोड़ के पुराना जो हो गया उसको छोड़ दो और आज जो है हमारे पास, जो हमारे हाथ में है, कीप इट इन योर हैंड, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करो. बिकॉज इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन. तो आज भी अगर आप अपना स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रिपरेशंस को फुल फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, तो द गोल इज़ नॉट टू फार. तो शुरू करते हैं विद दिस पॉजिटिविटी. फर्स्ट आर्टिकल आज का, आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल. तो ये जो बिल 2021 की यहाँ पे पेश की गई है, आसाम के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे क्या क्या प्रोविजन है. तो देखो, पहली जो प्रोविजन है वो ये है कि जो नॉन बीफ कंज्यूमिंग एरियाज है, नॉन बीफ कंज्यूमिंग कम्युनिटीज़ है, अगर किसी एरिया में ये नॉन बीफ कंज्यूमिंग कम्युनिटीज़ डोमिनेंट है तो उस एरिया में आप बीफ को सेल नहीं कर सकते. और इन नॉन बीफ कंज्यूमिंग कम्युनिटीज़ में कौन कौन सी कम्युनिटीज़ बताई गई हैं, हिंदूज, सिख्स एंड जैन्स. जिस भी एरिया में ये कम्युनिटीज़ डोमिनेंट होंगी वहाँ पे आप बीफ को सेल नहीं कर सकते. दूसरा प्रोविज़न ये कि अगर कोई टेम्पल है उस एरिया में तो उस टेम्पल के 5 किलोमीटर के दायरे में आप बीफ को सेल नहीं कर सकते. तीसरा, शंकर देव ने कुछ सत्रास बनाए थे, ठीक है, ये टेम्पल्स के जैसे ही होते हैं. इन सत्रास के भी 5 किलोमीटर के दायरे में आप बीफ को सेल नहीं कर सकते. चौथी चीज़ यहाँ पे कि अगर इसका वायलेशन होता है तो आपको 3 से 8 साल की सज़ा मिल सकती है विथ फाइन. और एक चीज़ ये कि इसमें ये कहा गया है कि बीफ सेल करने के लिए जो जगह अलॉट की जाएगी वो गवर्नमेंट की परमिशन से ही आपको अलॉट की जाएगी. और सिक्स्थ ये कि जो कैटल्स का ट्रेड होता है, कैटल्स का जो ट्रेड इंटरस्टेट ट्रेड होता है वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से होगा. जो कैटल्स का मूवमेंट होगा इंटरस्टेट वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से ही होगा. अब देखो, ये सारे जो इश्यूज थे, अब इसमें ये कंट्रोवर्शियल हो गई है बहुत बिल, क्योंकि पहली चीज़ इसे कम्यूनल एंगल से देखा जा रहा है, ठीक है. अब कम्युनल एंगल इसमें ये देखा जा रहा है कि एक तरफ हिंदू सिख्स जो हैं, हिंदूज़ मेजरली, हिंदूज़ के इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रिजर्व किया जा रहा है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको यहाँ पे टारगेट करने के लिए ये बिल लाई गई है, ठीक है, क्योंकि यही लोग हैं जो बीफ को कंज्यूम करते हैं. तो यहाँ पे कम्युनल एंगल देखने को मिल रहा है. अब इससे रिलेटेड कुछ और इश्यूज हैं. अब देखो, ऐसी जब भी कैटल प्रिजर्वेशन या कैटल स्लॉटर को रोकने के लिए, जो बैन करने के लिए जो भी बिल्स आती हैं, उसके कुछ पॉजिटिव्स होते हैं. क्या पॉजिटिव्स होते हैं कि पहला, एनिमल राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एनिमल राइट्स. फिर कैटल्स या जो भी एनिमल्स हैं उनका प्रोटेक्शन हो जाता है, तो इनका प्रोटेक्शन यहाँ पे एक चीज़ देखी जाती है. इसके अलावा जो भी मेजॉरिटी वहाँ पे कम्युनिटी है उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी यहाँ पे प्रिजर्व हो जाते हैं, तो एक तरह से हार्मनी यहाँ पे इंश्योर हो जाती है. तो ये सारे इसके पॉजिटिव्स हैं. अब एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि जो ये कैटल स्लॉटरिंग है, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 48. ये हमारा DPSP का आर्टिकल है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसमें जो बात की गई है कैटल जो स्लॉटर है उसको प्रोहिबिट करने की, याद रखिएगा वो रिलीजियस बेसिस पे नहीं की गई है, ठीक है. रिलीजन के बेसिस पे कैटल स्लॉटरिंग को यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं किया गया है. ये कैटल स्लॉटरिंग प्रोहिबिट की गई है ऑन द ग्राउंड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है. तो एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बात की गई है कि कैटल स्लॉटरिंग को यहाँ पे प्रोहिबिट करना चाहिए, ठीक है. तो ये पूरा
एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री इकोनॉमी के बेसिस पे यहाँ पे इसको प्रोहिबिट किया गया है। दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो सिपोय म्यूटिनी हुई थी, ठीक है, 1857 की, जिसे कई बार हम फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं, इसमें भी जो ट्रिगर पॉइंट था वो यही था कि जो कार्टेजेस आए थे वो बीफ से ग्रीस्ड थे, जिसके कारण यहाँ पे सिपोय म्यूटिनी हुई थी। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू एडिशन यहाँ पे। अब नेगेटिव यहाँ पे देखो, नेगेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं इस तरह की बिल्स के। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे लाइवलीहुड बहुत लोगों का इम्पैक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अगर किसी एरिया में ऐसी बिल आ रही है मतलब कि वहाँ पे बीफ का कंजम्पशन अच्छा था, तभी यहाँ पे बीफ को ख़त्म करने के लिए, बीफ के सेल को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे ये जो चीज़ आई है वो आई है। तो यहाँ पे लाइवलीहुड बहुत लोगों का इम्पैक्ट होगा। दूसरी चीज़, जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, एनिमल हस्बेंड्री में लगे हुए हैं, उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पे अफेक्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स पहले जो एजड कैटल्स होती थी, जो मिल्क नहीं दे पाती थी, उनको बेच देते थे, ठीक है, इन स्लॉटर होने के लिए बेच देते थे, तो उनको एक एडिशनल इनकम मिल जाती थी। अब वो एडिशनल इनकम नहीं होगी। तीसरी चीज़ ये कि जो कैटल्स पहले एज हो जाती हैं या फिर जो मिल्क नहीं दे पाती हैं, यहाँ पे उन कैटल्स का स्लॉटरिंग होती है। अब वो कैटल्स यूजुअली, अब क्या होगा कि अगर इनकी स्लॉटरिंग पे बैन लग जाएगी तो यहाँ पे ये जो काउज हैं, जो कैटल्स हैं, वो यूं ही सड़क पे घूमती दिखाई देंगी, तो इनकी कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो हम बात करें ना एक तरह से प्रोटेक्शन होगा, तो एक तरह से उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, और फॉडर जो है, फॉडर का खर्चा और बढ़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर। चौथी चीज़ ये कि यहाँ पे देखो, मैंने बताया कम्युनल एंगल इस बिल ने ले लिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहले देखो यहाँ पे विजिलेंटिज्म बढ़ जाएगा। हमने देखा था कितने ज़्यादा यहाँ पे मॉब वायलेंस हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे विजिलेंटिज्म बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बीफ सेल जो रिस्ट्रिक्शन लगा है उसके ऊपर। पांचवी चीज़ ये कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो इसको कंज्यूम करती हैं, उनके लिए एक चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये, ठीक है, तो अब उनको ये चीप सोर्स जो है प्रोटीन का वो नहीं मिलेगा, तो हो सकता है माल न्यूट्रिशन उस कम्युनिटी में और बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर हम सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से देखें, सिविल सर्विस एस्पिरेंट होने के पर्सपेक्टिव से, तो हमें यहाँ पे न्यूट्रल होकर देखना है। हमें इसे रिलीजियस बेसिस पे नहीं देखना है, हमें इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों देखने हैं। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फंडिंग गैप में स्टम्प हाउसिंग फॉर ऑल। तो देखो यहाँ पे देखा गया है कि हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम थी, जो गोल था हमारा 2022 तक हमको पूरा करना था, इसमें क्या कहा गया था? इसमें ये कहा गया था पहले तो कि 50 मिलियन हाउसेज हम 2022 तक बनाएंगे। ठीक है, 2015 में ये कहा गया था, लेकिन 50 मिलियन तो छोड़िए, 50 मिलियन हमको 2022 तक बनाने हैं, लेकिन अगले साल तक यानी कि 2022 तक अगर 32 मिलियन हाउसेस भी बन जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा कह रहा है ये आर्टिकल। इसमें ये कहा गया है कि जो ये मेन कॉज है ना, इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, उसका कॉज है फंडिंग की कमी। तो फंडिंग ही नहीं है, फंडिंग गैप बहुत ज़्यादा है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लगभग रूरल एरियाज़ में देखें तो 67% जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है, और 72% अर्बन एरियाज़ में ये टारगेट जो है वो पूरा हो चुका है। 67% रूरल एरियाज में और 43% अर्बन एरियाज में। तो अभी भी एक बहुत बड़ा गैप बाकी है इसके इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, तो ये तो था ये न्यूज़ कटिंग। अब ये स्कीम क्या है? तो देखो, हाउसिंग फॉर ऑल जो है ये गोल है हमारा, बाय 2022 हमें पूरा करना है। ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक हमें पूरा करना है। अब इसके लिए दो स्कीम्स लाई गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लाई थी। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास। ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ग्रामीण वाली जो है, ये बेनिफिशरीज कौन कौन से होंगे इसमें? जो रूरल एरियाज में रहने वाले SC/STs हैं, जो नॉन SC/STs हैं लेकिन फोर्स्ड लेबर्स में आते हैं, विडोज हैं, और इस तरह का जो वल्नरेबल सेक्शन है, ये सब आएगा इसके बेनिफिशरीज में। अब इनको सिलेक्ट कैसे किया जाएगा? इनको सिलेक्ट किया जाएगा स्टेट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011। दूसरी चीज़, यहाँ पे ग्राम सभा को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब इसमें क्या क्या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे या क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे? पहली चीज़ कि यहाँ पे हर जो भी बेनिफिशरी है उसको इंश्योर किया जाएगा कि उसके घर में किचन हो, लगभग 24 मीटर स्क्वायर का किचन हो। देन यहाँ पे एक वॉशरूम हो,
टॉयलेट हो, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक इंसेंटिव दिया जाएगा या फिर एक क्रेडिट आप कह सकते हैं दिया जाएगा 70,000 रुपीज़ से लेके 1.2 लाख रुपीज़ तक का प्लेन एरियाज़ में, और उसके अकॉर्डिंग हिली एरियाज़ में भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंसेंटिव या क्रेडिट दिया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस और यूनिट, ओके। सेम यहाँ पे देखें प्रधानमंत्री आवास योजना में अर्बन में, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होगी कि यहाँ पे बेनिफिशरीज कौन होंगे, अर्बन पुअर, ठीक है। इसमें भी जो डिसेबल्ड होंगे, जो विमेन होंगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट भी होगा। किस तरह से, जो भी घर बनाया जाएगा या जो भी घर दिया जाएगा वो विमेन के नाम पे दिया जाएगा, जो भी उस घर की विमेन है उसके नाम पे ये घर बनाया जाएगा या दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कॉस्ट शेयरिंग के बारे में। कॉस्ट शेयरिंग यहाँ पे कैसे होगी, 60-40 की कॉस्ट शेयरिंग होगी, ठीक है, या फिर 90:10 की कॉस्ट शेयरिंग होगी। 60-40 मतलब जो नॉर्मल स्टेट्स हैं उसमें 60% जो भी कॉस्ट होगा वो सेंटर बियर करेगा, 40% स्टेट बियर करेगा। जो हिली एरियाज़ हैं उसमें 90% जो है कॉस्ट वो सेंटर बियर करेगा और 10% कॉस्ट स्टेट बियर करेगा, ठीक है। अब ये पूरा हमारा आर्टिकल हो गया आज का। देन नेक्स्ट हमारा है डिसेबल अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस। तो देखिए ये जो आर्टिकल है इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें ये हमने आर्टिकल इसका कुछ इशू जो था हमने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं आईपीसी के या जो दूसरे एक्ट्स हैं उनके, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सेक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, इसीलिए हम इसको स्क्रैप करते हैं। लेकिन फिर भी इन सेक्शंस का आज भी यूज़ कर रही है पुलिस और गवर्नमेंट टू चार्ज पीपल, ठीक है, और इसके अंतर्गत लोगों को आज भी चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे पुलिस की अवेयरनेस पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया गया है। अब इस एडिटोरियल में क्या क्या कहा गया है, इस एडिटोरियल में ये कहा गया है कि PUCL, देखो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है क्योंकि ये कई बार ना आपको PILs में देखने को मिलेगी ये बॉडी, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। इस PUCL जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने ये एप्लीकेशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि अभी भी सेक्शन 66A जो है IT एक्ट का, जिसको आप यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता चुके हो, फिर भी इसको यूज़ करके आज भी लोगों को चार्ज किया जा रहा है। अब इसमें कुछ सेक्शंस की बात की गई है। पहला तो है ये सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, दूसरा है यहाँ पे सेक्शन 377, ठीक है, ऑफ IPC, तीसरा है यहाँ पे सेक्शन 303 ऑफ IPC एंड चौथा है यहाँ पे सेक्शन 497, ठीक है। तो इन 4 सेक्शंस की बात की गई है। सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी पर्सन, अगर मैं इसका अभी बता रही हूँ कि ये क्या कहता था, इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसे कोई डिफेमेटरी या ऐसी कोई भी स्पीच करता है जिससे दूसरे पर्सन को, जो दूसरे पर्सन ऑफेंड हो जाए, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह किसी पे भी ऐसी कुछ चीज़ें डालता है जिससे दूसरा पर्सन ऑफेंड हो जाए या डिफेम हो जाए, उस केस में उस पर्सन के ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं अंडर 66A, ठीक है। तो वो एक ऑफेंस माना जाता था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया क्योंकि इसके जो प्रोविजन है ना बहुत वेग हैं, बहुत आर्बिट्ररी हैं, तो इनका मिसयूज बहुत इजीली हो सकता है। तो 2015 का जो श्रेया सिंगल केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 66A जो है IT एक्ट का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन फिर भी आज भी यूज़ किया जा रहा है इसको, और जो लोग हैं उनको इसके अंतर्गत चार्ज भी किया जा रहा है। देन सेक्शन 377 ऑफ IPC हम सभी को पता है, ये किससे बात करता है, ये होमोसेक्सुअलिटी की बात करता है। इसमें ये कहा गया था कि होमोसेक्सुअलिटी जो है ये एक ऑफेंस है। इसमें कहा गया था कि अननेचुरल सेक्स जो है वो ऑफेंस है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, और होमोसेक्सुअलिटी आज हमारे देश में अलाउड है, ठीक है। हालांकि मैरिज के कोई प्रोविजन नहीं है, फिर भी इसको गलत तरीके से यूज़ करके लोगों को आज भी चार्ज किया जाता है इसके अंतर्गत। सेक्शन 303, इसमें बात की गई थी कैपिटल पनिशमेंट की, ठीक है, फांसी की सज़ा की। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था, लेकिन फिर भी आज ये यूज़ हो रहा है। सेक्शन 497 जो है ये बात करता है अडल्ट्री की। अडल्ट्री का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, और ये पर्सन जो है ये मैरिड पर्सन है, सपोज ये एक मैरिड पर्सन है और इसका सेक्सुअल रिलेशनशिप है विथ अनदर पर्सन अदर देन हिज वाइफ और हस्बैंड, ठीक है। तो ए का जो भी पार्टनर है, मैरिड पार्टनर है, उसके अलावा अगर ए का कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी और पर्सन के साथ, तो उसको अडल्ट्री में काउंट किया जाता है। अब 497 क्या कहता था, देखो ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है। सपोज कि ए कोई पर्सन है, कोई वुमेन है, ठीक है, ये वुमन है, ये जो है ये वाइफ है सपोज जेड की, तो जेड और ए जो है ये हस्बैंड वाइफ है।
ए जो है, जो वुमन है, उसका अफेयर हो जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है विथ बी। बी कोई पर्सन है, मेल है, ठीक है, ये चाहे शादीशुदा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे इसको अडल्ट्री में काउंट किया जाएगा, कि यहाँ पे ए जो है, ए का जो बी के साथ रिलेशनशिप है वो अडल्ट्री में काउंट किया जाएगा। और इसमें क्या प्रोविजन है कि ए जो वाइफ है, उसका जो वाइफ है, जो उसकी कोई गलती नहीं है, उसे बहकाया गया है बी के द्वारा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जेड की परमिशन के बिना ए का रिलेशनशिप था बी के साथ, तो इसके लिए ये अडल्ट्री में काउंट हो रहा है। मतलब कि अगर आपके हस्बैंड की परमिशन नहीं है तो आप किसी तीसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, ये कहा जा रहा है। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे ए जो है वाइफ है, वाइफ अगर किसी तीसरे पर्सन के साथ किसी भी रिलेशनशिप में आती है तो वो अडल्ट्री है। लेकिन अगर हस्बैंड किसी तीसरी लड़की के साथ अगर वो किसी भी रिलेशनशिप में आता है तो उसको अडल्ट्री में काउंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये पेट्रियार्की को दिखाता है, पेट्रियार्कल सोशल सिस्टम को दिखाता है। क्यों? कि ए को यहाँ पे प्रॉपर्टी मान लिया गया जेड की, कि जेड की परमिशन अगर है, हस्बैंड की परमिशन है, तो वाइफ किसी तीसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप बना सकती है। तो यहाँ पे वाइफ को प्रॉपर्टी मान लिया गया है हस्बैंड की। दूसरी चीज़ ये कि चलो ठीक है, ये प्रॉपर्टी वाली बात हटा भी दो, तो यहाँ पे जैसा अगर हस्बैंड को यहाँ पे माना जाता है कि हस्बैंड बेचारा विक्टिम है, तो यहाँ पे सेम चीज़ वाइफ के साथ भी होनी चाहिए। अगर हस्बैंड किसी तीसरी लड़की के साथ, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर हस्बैंड किसी तीसरी लड़की के साथ अफेयर करता है तो यहाँ पे ए को विक्टिम, यानी कि उसकी वाइफ को विक्टिम नहीं माना जाता। तो ये गलत चीज़ है ना। तो इसके लिए सेक्शन 497 को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और कहा कि अडल्ट्री जो है, क्योंकि दोनों अडल्ट जो हैं उनके बीच में म्यूचुअल कंसेंट से हो रही है, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सॉरी इलीगल नहीं है, ओके, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया। तो ये सारे सेक्शंस थे। अब इसके अंतर्गत आज भी लोगों को चार्ज किया जाता है, जबकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो है पुलिस की अवेयरनेस के ऊपर एक क्वेश्चन क्रिएट करती है। यहाँ पे जो एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पुलिस ऑफिशियल इन सेक्शंस के अंतर्गत किसी को चार्ज करता है तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस भी लग सकते हैं, ओके, और यहाँ पे लॉ को वायलेट करने के चार्जेस भी लग सकते हैं उस पुलिस ऑफिशियल के ऊपर। इसके लिए वे फॉरवर्ड ये बताया गया है कि पहली चीज़ तो पुलिस ऑफिशियल्स की इस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो अपडेटेड रहें। दूसरी चीज़ ये कि जो भी प्रोविजन है उसके आगे ब्रैकेट में ये लिख दिया जाना चाहिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, सो दैट लोग अवेयर रहें, पुलिस ऑफिशियल्स अवेयर रहें। तीसरी चीज़ CCTNS की बात की गई है इसमें, ठीक है। CCTNS क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेसिंग नेटवर्क सिस्टम। ये पुलिस स्टेशन के बीच में एक नेटवर्क सिस्टम होता है। सपोज एक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई तो वो सभी पुलिस स्टेशन को दिखेगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए कि जो ये सेक्शन है ये यहाँ पे वैलिड ही ना हो, ठीक है, इनके अंतर्गत FIR चार्ज हो ही ना। तो इस तरह से यहाँ पे अपग्रेडेशन की बात की गई है पुलिस सिस्टम में। तो ये पूरा इशू था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। ये है हमारा इंडियन फेडरलिज्म को लेकर। तो इस इशू में बात की गई है इंडियन फेडरलिज्म की, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि हमारे देश में जो फेडरलिज्म है वो एक इम्बैलेंस में देखने को मिल रहा है अभी। तो इंडिया में क्या होता है, एक तरफ है फेडरलिज्म, एक तरफ है डेमोक्रेसी। इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है इंडिया को, ठीक है। अब ये क्या, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, इंडिया जो है एक तरह से डेमोक्रेसी की बात मानता है, कि डेमोक्रेसी मतलब लोगों की बात मानता है, पीपल की बात मानता है, ठीक है, रूल ऑफ पीपल। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 2026 में एक मैं आपको ब्रीफ बैकग्राउंड दे देती हूँ। लास्ट सेंसस जो हमारा काउंट किया जाता है, जिसके बेसिस पे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट की सीट्स अलॉट की गई हैं, वो है 1971 का सेंसस। उसके बाद इसको फ्रीज कर दिया गया था। जो 1976 में सीट्स अलॉट की गई थी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में, इसको फ्रीज कर दिया गया था। अब 2026 में इसका रीएलोकेशन होगा बेस्ड ऑन 2021 सेंसस। तो अब जो नया सेंसस आएगा उसके बेसिस पे वापस से अलॉटमेंट होगा सीट्स का, नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन के बेसिस पे आप सीट्स यहाँ पे चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डेमोक्रेसी को तो अपहोल्ड कर रहे हो, लेकिन फेडरलिज्म का क्या? अब यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सपोज जो स्टेट्स पॉपुलेशन मेजर्स ले रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के मेजर्स ले रहे हैं, तो वो
जो स्टेट्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो डेवलप्ड हो रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जो स्टेट्स हैं वो पीछे रह जाएंगे। जब इस 2026 में वापस से रीअलोकेशन होगा तो वैसे स्टेट्स जो पॉपुलेशन कर्व्स ले रहे हैं, फैमिली प्लानिंग में मेजर्स कर रहे हैं, वो पीछे रह जाएंगे, और जिन भी स्टेट्स के पास ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, उनका से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उनको सीट्स ज़्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पे आप डेमोक्रेसी को तो अपहोल्ड कर रहे हो, लेकिन फेडरलिज्म का क्या, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है ऑथर ने, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 1 जो है वो कहता है इंडिया जो है यूनियन है स्टेट्स का, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको तो प्रॉपरली यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया है, लेकिन स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको यहाँ पे प्रॉपरली नहीं देखा गया, एड्रेस नहीं किया गया है। और यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया था 1956 का, उसके बारे में ऑथर बात करते हैं कि ये जो है इसने फेडरलिज्म को एक्चुअल में रिकॉग्नाइज किया था, ठीक है। इसमें ये बताया गया कि देखो लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। पहले सबको लग रहा था इसके कारण नेशनल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर हम स्टेट्स की कुछ डिमांड्स को मान भी लेते हैं तो वो कोई खतरे की बात नहीं है, ये चीज़ कह रहे हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे कही गई है बिग वर्सेस स्मॉल स्टेट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि बिग और स्मॉल स्टेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जैसे स्मॉल स्टेट्स जो हैं उनके पास सीट्स कम है, पहली चीज़, ठीक है, तो इसलिए उनका जो नेशनल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर से कम रहता है। दूसरा, उनको इकोनॉमिक जो इंसेंटिव्स होते हैं वो भी कम मिलते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी कम रहता है। तो इस तरह से स्मॉल स्टेट्स के साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर मेजर्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे अनफेयर हो रहा है उनके साथ, ये ऑथर कह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि अमेरिका जो है ना वो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करता है। कॉम्प्रोमाइज़ेस कह लीजिए या मेजर्स कह लीजिए। पहली चीज़ वो ये करता है कि जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो छोटा स्टेट हो या बड़ा स्टेट हो, हर स्टेट को 2 सीट्स यहाँ पे फिक्स्ड हैं सीनेट में, तो हर किसी का एक से हो गया, नेशनल इश्यूज़ के ऊपर इक्वल से हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कही गई है कि जो सेंटर है, जो नेशनल पावर है स्टेट्स के ऊपर, वो उतनी ज़्यादा रेगुलेटरी नहीं है, तो यहाँ पे स्टेट्स के पास यहाँ पे अच्छा खासा से है। तीसरी चीज़ यहाँ पे कही गई है कि जो भी स्टेट्स जो थे वो स्लेव्स जहाँ पे ज़्यादा थे, अब स्लेव्स को पूरा सिटीजन नहीं माना गया, लेकिन फिर भी उनको 3/5 सिटीजन माना गया है। तो ऐसे स्टेट्स जहाँ पे स्लेव्स ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं कि वो पीछे हो गए, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं होगा, उनका भी रिप्रेजेंटेशन है, 3/5 उनको माना गया स्लेव्स को पूरा सिटीजन यहाँ पे। और चौथी चीज़ ये कि जो प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट होते हैं ना वो स्टेट के बेसिस पे होते हैं कि कितने स्टेट्स उन्होंने जीते हैं, इस बेसिस पे नहीं होते हैं कि नेशनली कितनी पॉपुलेशन उनको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब इंडिया जो है, इंडिया में अलग तरह का फेडरलिज्म देखने को मिलता है। इंडिया में ऐसा माना जा रहा था कि अगर स्टेट्स को ज़्यादा एम्पावर कर देंगे तो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज ना डेवलप हो जाए, नेशनल डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, लेकिन ऑथर्स का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमने अपने पास्ट में देखा है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी हमने ये देखा है। अब हमें कुछ एलिमेंट्स को फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, कुछ एलिमेंट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि पहला, जी ऑथर के आइडियाज़ हैं सारे, है ना। पहला ये है कि पहला ये बोलते हैं कि जो स्टेट्स की पावर है, जो लिस्ट है ना, 3 लिस्ट है हमारे पास, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो यहाँ पे स्टेट्स की पावर्स को बढ़ाना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट है उससे स्टेट लिस्ट में यहाँ पे डालने चाहिए, पहली चीज़ ये कहते हैं, ठीक है, सो दैट स्मॉलर स्टेट्स को ये ना टेंशन रहे कि हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, हमारा कोई स्टे नहीं है। जैसे कि अगर अल्टरिंग की बात करें, बाउंड्रीज के अल्टर करने की बात करें, तो वहाँ पे स्मॉल स्टेट्स को ये टेंशन ना लगी रहे कि जो बड़े स्टेट्स हैं वो अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस का फ़ायदा उठाते हुए हमारे स्टेट्स की बाउंड्री को कर्व कर सकते हैं या अल्टर कर सकते हैं, तो इस तरह का टेंशन ना रहे स्मॉल स्टेट्स को। दूसरी चीज़ ये भी कि अगर स्टेट्स के फेवर में चली जाते हैं ये सब्जेक्ट्स, तो एक नेशनल जो लोकलाइज्ड जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो आ पाएगी, क्योंकि लोकलाइज डिसीजन मेकिंग से प्रॉस्पेरिटी जल्दी आएगी स्टेट्स में, और देयरफॉर नेशनल लेवल पे प्रॉस्पेरिटी जल्दी आएगी। और यही जो तो चीज़ थी जो हम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से करना चाहते थे। पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडी से हम क्या करना चाहते थे, यही करना चाहते थे कि लोकलाइज लेवल पे डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करके हम यहाँ पे नेशनल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर सकें, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कही गई है कि राज्यसभा जो है, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है नेशनल लेवल पे, इसके रोल को और इसकी पावर्स को एक्सपांड किया जाए, ठीक है, सो दैट यहाँ पे नेशनल लेवल पे भी, नेशनल इश्यूज पे भी स्टेट्स का से हो सके। तीसरी चीज़ ये कही गई है कि फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्टेट्स के बीच में, वो एक तरह से रेगुलेट किया जाए कंसेंट के बेसिस पे, तो सभी का कंसेंट हो उस बेसिस पे यहाँ पे फाइनेंशियल रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो एक कंसेंशस आइटम्स की लिस्ट बनानी चाहिए जो उसमें स्टेट्स के कंसेंशस की ज़रूरत है, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, सिंपल मेजॉरिटी से काम ना चले, तो जितने भी स्टेट्स हैं उनको इंक्लूड किया जा सके, यहाँ पे ये बात की गई है।
और आखिर में ये कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ सेम रहे, नेशनली इंटीग्रेटेड रहे हम, तो हमें कुछ कुछ चीज़ें बदलनी भी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि स्टेट्स को ज़्यादा पावर देने की अब हमें ज़रूरत है, फेडरलिज्म को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी के साथ साथ। तो ये पूरा इशू था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। इंडिया ट्रेड विद चाइना सोल्ड 62% इन फर्स्ट हाफ। तो देखो इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ वो इंक्रीज हुआ है 62% तक। ओके, तो यहाँ पे 62% चाइना के साथ जो ट्रेड है वो बढ़ा है हमारा इंडिया का। और इसमें ये देखा गया है कि चाइना की तरफ से भी बढ़ा है और इंडिया की तरफ से भी बढ़ा है। और अगर ट्रेड डेफिसिट की बात करें हमारे यहाँ, तो ये लगभग 28 बिलियन का हो गया है फर्स्ट हाफ में, 28 बिलियन डॉलर्स का। और अगर दोनों तरफ से ट्रेड की बात करें तो ये लगभग 57 बिलियन डॉलर्स का हमारे बीच में ट्रेड हुआ है दोनों के बीच में। ठीक है, अब देखो चाइना के साथ हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। अब ये तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं कि चलो अच्छी बात है कि चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रही है और इसके साथ हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन्स में मेजरली मोबाइल फ़ोन्स यहाँ से इम्पोर्ट किए जाते हैं। मेडिसिनल इक्विपमेंट्स, मेडिसिनल जो चीज़ें हैं, सप्लाईज हैं, जैसे इसमें API बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो भी दवाइयाँ बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना, वो चीज़ें हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो होम अप्लाइंसेज हैं, जो हैवी मशीनरीज हैं, उसको हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मेजरली हम इन चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट किस किस का करते हैं, रॉ मटेरियल का, कॉटन का, आयरन ओर का, ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पे इश्यूज़ क्या हैं, अगर हमारा चाइना के साथ ट्रेड बढ़ रहा है तो इसके रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी हैं। पहला तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, देखो, ठीक है। दूसरा, हमने देखा है कि हम चाइना के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना क्या करता है ना, अपॉर्चुनिस्ट मेजर्स यहाँ पे लगाता है, ठीक है। जैसे डंपिंग कर देता है, जो भी उनका सामान बचता है, जो भी कूड़ा करकट होता है जो शाम तक ही चलता है, वो सब यहाँ पे इंडिया में भेज देता है कम दामों पे। इसके कारण हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिस्ट मेजर्स यहाँ पे यूज़ करता है। इसीलिए इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो भी इंडिया से बाउंड्री वाली जो कंट्रीज़ हैं, उनको इस अपॉर्चुनिस्ट मेजर्स का फ़ायदा ज़्यादा ना उठाने दे, और जो भी जो हमारे देश के बाउंड्री टच करती हुई कंट्रीज़ हैं, जो भी इनसे इम्पोर्ट होगा, अब उनको रेगुलेट करने के लिए इस पे अप्रूवल की ज़रूरत कर दी है इंडियन गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज़, एक स्क्रूटिनी बढ़ा दी है, ठीक है। जैसे कि 5G ट्रायल्स जब हो रहे थे, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज़ कंपनी को बाहर रखा 5G ट्रायल्स से, ठीक है। तो ये एक स्क्रूटिनी बना दी गई है, बढ़ा दी गई है। तीसरी चीज़, जो चाइनीज़ ऐप्स थी, 100 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम चाइना से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, दिमाग में डर है कि ये गलत तरीकों से भी यूज़ कर सकता है इस ट्रेड को हमारे ही अगेंस्ट, ठीक है। तो ये इशू था। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं सेल्फ सफिशिएंसी की, ठीक है। जैसे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, उसने 12 सेक्टर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, फूड प्रोसेसिंग, एग्रो इंडस्ट्रीज, इन सबको, कि हम यहाँ पे इसके ग्लोबल सप्लायर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और एक चीज़ और, यहाँ पे जो APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मेडिकल सप्लाईज जो हम वहाँ से ले रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी हम इंडिया में डेवलप कर सकें, सो दैट हम आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है। तो अब इसका कंक्लूजन क्या है, क्या हम चाइना के साथ ट्रेड ना करें? नहीं, इसका कंक्लूजन ये नहीं है। चाइना के साथ ट्रेड करना ज़रूरी है, क्योंकि चाइना हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के कारण चाइना को हम इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। और एक चीज़ ये भी कि हमें यहाँ पे सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है कि हमें किस चीज़ में ट्रेड करना है, ठीक है। क्या चीज़ हमारे पास नहीं है, क्या चीज़ को हम यहाँ पे प्रॉपरली बना नहीं पाएंगे, हम उस चीज़ों को यहाँ पे इंपोर्ट करें, ठीक है। और यहाँ पे हम ये भी चीज़ ध्यान रखें कि जैसे कि हम 5G ट्रायल से हमने चाइना को रोक दिया, चाइनीज़ कंपनीज़ को रोक दिया 5G ट्रायल्स में इंक्लूड होने से, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि जो भी 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, मोस्टली चाइनीज़ है, ठीक है। मोस्टली चाइनीज़ कंपनीज़ का ही 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमको इनके मेंटेनेंस के लिए, सर्विसिंग के लिए चाइनीज़ सपोर्ट लगेगा ही लगेगा। उस तरह से और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमको चाइनीज सपोर्ट लगेगा। तो हम पूरी तरह से चाइना को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना के साथ ट्रेड बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिव होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। देन वी हैव नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटिंग टू साइंस इन टेक। तो मिशन वाइपर, मिशन वाइपर क्या है, नासा का मिशन है, US का मिशन है, ये याद रखना पहली चीज़। दूसरी चीज़, मून का मिशन है, ठीक है, मून पे जाएगा ये मिशन। इसमें एक रोबोट को भेजा जाएगा वहाँ पे
जो एक्सप्लोरेशन है वो करने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर यानी कि वाइपर, 2023 में इसको भेजा जाएगा। एक मोबाइल रोबोट है, इसको देखो पहला रिसोर्स मैपिंग मिशन है जो किसी और सेलेस्टियल बॉडी पर जा रहा है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला तो मून के साउथ पोल को यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। दूसरा लूनर रिसोर्स मैप्स बनाने हैं, लूनर एरिया में मतलब मून के ऊपर क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका मैपिंग करनी है। और तीसरा वाटर का कॉन्सेंट्रेशन समझना है और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन समझना है। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ऐसा हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि नासा आगे जाके एक मिशन भेजने वाला है आर्टेमिस, ठीक है। ये भी मून पे 2024 में ये भेजने वाला है, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजने वाला है, एक वुमेन और एक मेन। तो यहाँ पे इन दोनों को एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजना चाहता है नासा आर्टेमिस के अंतर्गत। और इनके लिए यहाँ पे रिसोर्स मैपिंग कर रहा है जो नासा है वाइपर मिशन के थ्रू मून पे कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सो दैट एक्सटेंडेड पीरियड तक ये एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर सकें, ठीक है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। छोटा सा प्रीलिम्स से रिलेटेड टॉपिक है, याद रखना, ठीक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमारा एथिक्स का एक टॉपिक है। देखो इसमें मैंने एक केस स्टडी ली है, अरुणाचल ऑफिशियल्स ट्रैक 9 आवर्स टू वैक्सीनेट 16 ग्रेजर्स। तो 16 सिर्फ 16 ग्रेजर्स को यहाँ पे वैक्सीनेट करने के लिए अरुणाचल के ऑफिसर्स ने 9 आवर्स ट्रैक करके वो गए और 16 ग्रेजर्स को वहाँ वैक्सीनेट करके आए, ठीक है। तो इसको आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ के लिए, सिविल सर्विसेज वैल्यूज या पब्लिक लाइफ की वैल्यूज के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो। अब देखो इससे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इस डायग्राम से इस इशू को कनेक्ट करना। सेल्फलेसनेस पहला, अच्छा इसको पहले याद करने का ट्रिक बता देती हूँ, शोला आयो, ठीक है। इस नेमोनिक से आप इसको याद रख सकते हैं, इन 7 प्रिंसिपल्स को, ये नोलान प्रिंसिपल्स कहे जाते हैं, ठीक है, नोलान प्रिंसिपल्स इनको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि नोलान एक कमिटी थी यूके की जिसने ये 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं, ठीक है। अब शोला मतलब सेल्फलेसनेस, H is for honesty, O is for objectiveness, L is for leadership, A is for अकाउंटेबिलिटी, I is for integrity and O is for openness, ठीक है। अब इसमें देखो सेल्फलेसनेस यहाँ पे देखने को मिली है, कोई अपने प्रॉफिट के लिए नहीं गए हैं, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए ये ऑफिशियल्स गए 9 घंटे का ट्रैक करके। इंटीग्रिटी देखने को मिली यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक ऑनेस्टी देखने को मिली, एक कैरेक्टर की इंटीग्रिटी देखने को मिली। ऑब्जेक्टिविटी, इनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि हमको इनको वैक्सीनेट करना है, अब किस तरह से करना है वो देखने की बात थी। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है, एक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर यहाँ पे हो पाया, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिसर्स इतने ज़्यादा ऑनेस्ट थे अपने काम में, तो ऑनेस्टी भी यहाँ पे हो गई, ओपननेस भी, ट्रांसपेरेंसी भी थी और लीडरशिप भी थी, क्योंकि अगर ऐसे ऑफिशियल्स लीडर्स होंगे तो आगे के जो ऑफिशियल्स होंगे, जो जूनियर ऑफिशियल्स आएंगे, वो भी इनके पाथ को फॉलो करेंगे। तो ये आपको नोलान प्रिंसिपल्स में मुझे बताने थे, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। तो ये 7 प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए, ये नेमोनिक आप यूज़ कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। Okay, so that was all for today. Thank you for watching and have a very good day.